नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिंह और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। यह है हमारी मेडिवल हिस्ट्री की कंप्लीट प्लेलिस्ट और इस कंप्लीट प्लेलिस्ट का यह है हमारा चैप्टर नंबर 3, साउथ इंडिया द चोला अंपायर। देखिए, इस चैप्टर के पहले पार्ट में हमने देखा था राइज ऑफ चोला अंपायर और उसके बाद हमने देखा था एज ऑफ राज राजा और राजेंद्र वन। इसके दौरान हमने देखा था किस तरीके से राज राजा और राजेंद्र वन ने अपने अंपायर को बड़ा किया, किस तरीके से उन्होंने अपने अंपायर को एक्सटेंड किया। देखिए, इस वीडियो में इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में हम देखने वाले हैं किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता था चोला अंपायर के अंदर। इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर था आज हम उसको देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उसका सोर्स बता दूं। उसका सोर्स है हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया बाय सतीश चंद्रा। देखिए, चोला एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर किंग जो था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सारी जो मेन पावर्स थी ये किंग के पास ही होती थी। ठीक है, इसके अलावा किंग को सपोर्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होती थी, यानी किंग को मदद करने के लिए, अलग अलग कामों में मदद करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी बताई गई थी। और ये मिनिस्टर जो थे किंग को सिर्फ एडवाइस किया करते, बेसिकली ये एडवाइस किया करते किंग को, और बाद में किंग इनकी सुनना चाहता है या नहीं सुनना चाहता, ये किंग के ऊपर डिपेंड करता था। ठीक है, कई बार क्या होता था, किंग जो है एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा रखने के लिए, एफिशिएंट अच्छा रखने के लिए कई बार क्या करता था, सडन इंस्पेक्शन भी किया करता था। जैसे किंग के कोई प्रोविंसेस हैं तो किंग क्या किया करता था, अपने प्रोविंसेस में सडन निरीक्षण भी किया करता था, सडन इंस्पेक्शन भी किया करता था। अब देखिए, चोलास की जो आर्मी थी ना, ये कंसिस्ट थी, इसके अंदर एलिफेंट्स हुआ करते थे, कैवलरी हुआ करती थी और इन्फेंट्री हुआ करती थी। इसको यहाँ पर बताया गया है थ्री लिम्स ऑफ आर्मी। देखिए, जो इन्फेंट्री थे ना, यानी इनके जो पैदल सैनिक थे, ये पैदल सैनिक अपने हाथ में स्पेयर्स को लेकर चलते थे। स्पेयर्स यानी भाले को लेकर ये अपने साथ चलते थे। ठीक है, मोस्ट ऑफ दी जो बॉडीगार्ड्स होते हैं आमतौर पर आपने देखा होगा कि वो अपने साथ स्वॉर्ड लेकर चलते हैं, तलवार को लेकर चलते हैं, और वो किसी भी कॉस्ट पर वो राजा की रक्षा करते हैं। देखिए, राजा के जो बॉडीगार्ड्स होते थे उस पीरियड में, ठीक है, राजा के जो बॉडीगार्ड्स हैं वो राजा, उनका काम था कि राजा की किसी भी तरीके से रक्षा करना, राजा के ऊपर कोई भी मुसीबत नहीं आनी चाहिए। लेकिन देखिए, यहाँ पर एक चीज को बहुत इंपॉर्टेंटली बताया गया। देखिए, एक ट्रेवलर था मार्को पोलो। मार्को पोलो बताता है कि जब भी किसी चोला अंपायर की, बेसिकली किसी चोला किंग की डेथ होती थी, तो किंग के डेथ के दौरान ये जो किंग के बॉडीगार्ड्स थे ये भी अपने आप को बर्न कर दिया करते थे उसके फ्यूनरल प्रेयर के दौरान। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो स्टेटमेंट है इसको बड़ा चलाकर यहाँ पर बताया गया है। बोलने का मतलब ये है कि जो बॉडीगार्ड्स थे ये राजा के साथ इतने लॉयल थे कि इसके फ्यूनरल प्रेयर पर ये भी अपने आप को इसके साथ जला लिया करते थे। ठीक है, इसके अलावा देखिए, चोलास की जो नेवी थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। हमने पहले भी पढ़ा किस तरीके से इन्होंने साउथ ईस्ट एशिया के इलाके पर डोमिनेट किया। ठीक है, इनकी जो आर्मी थी, इसके आर्मी तो स्ट्रॉन्ग थी लैंड के अंदर, इनकी जो नेवी थी वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और इनका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था मालाबार और कोरोमंडल कोस्ट पर। ठीक है, और सम टाइम ये बे ऑफ बंगाल के रीजन को, मैंने आपको पहले बताया था कि बे ऑफ बंगाल के रीजन में भी इन्होंने कुछ समय तक अपनी डोमिनेशन को बनाए रखा। ठीक है, देखिए, अब जो चोला अंपायर है ना वो बहुत ज्यादा बड़ा है, इसका साइज जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इसको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए बहुत सारी यूनिट्स की भी जरूरत होगी, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स की भी जरूरत होगी। देखिए, जो चोला अंपायर था ना, इसका कुछ हिस्सा जो था वो सेंटर की जो गवर्नमेंट थी वो कंट्रोल किया करती थी। बेसिकली कुछ रीजन जो था वो सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन था। इसके अलावा लोकल लेवल पर भी यहाँ पर कुछ बॉडीज थी जो विलेजेस को बेसिकली कंट्रोल किया करती थी। ठीक है, इसके अलावा देखिए, ये मॉडर्न डे तमिलनाडु का रीजन है, सपोज ये मॉडर्न डे तमिलनाडु का रीजन है, और इसके इस वाले इलाके में बेसिकली चोला अंपायर था। इस चोला अंपायर के चारों ओर बेसिकली इस इलाकों में और इन इलाकों में बेसिकली हिल पर रहने वाले लोग रहते थे और ट्राइबल लोग रहा करते थे, यानी जो अंपायर है वो चारों तरफ से हिल से घिरा हुआ था और ट्राइबल लोगों से घिरा हुआ था। ठीक है, इसके अलावा जो बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था वो था नाडु। नाडु कुछ नहीं होता था, बेसिकली नाडु ये था कि ग्रुप ऑफ विलेजेस को यहाँ पर नाडु कहा गया था। ठीक है ना, इन जो ये जो नाडु होता था यहाँ पर क्लोज किंगशिप टाइज होते थे और अदर क्लोज एसोसिएशंस होते थे। ठीक है, देखिए, नाडुस की जो संख्या है ना वो तब इंक्रीज होती थी जब क्या किया जाता था, बेसिकली नाडुस की संख्या को इस तरीके से इंक्रीज किया गया, जो ट्राइबल लोग थे और हिली लोग थे, इनका जो लैंड था बेसिकली इसको फर्टाइल किया गया बाय द हेल्प ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन किया गया यहाँ पर, और इनका जो लैंड था इसको एग्रीकल्चरल लैंड में तब्दील कर दिया गया। जब इनका लैंड एग्रीकल्चरल लैंड में तब्दील हो गया तो इनको ये जो विलेजेस हैं ये डेवलप होने लगे, और ये भी किसके पार्ट बन गए बाद में, ये भी बाद में बनने लगे, नाडूस के पार्ट बनने लगे। अब देखिए, जो इरिगेशन का वर्क होता था उसको
उसको किस तरीके से किया जाता है, बेसिकली इरिगेशन जब किया जाता था उसके लिए पॉन्ड्स बनवाए जाते थे, वेल्स बनवाए जाते थे, और बेसिकली जो सारा खर्चा होता था या तो लोकल लेवल पर जो अथॉरिटीज होती थी वो किया करती थी, या सेंट्रल के जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होती थी, बेसिकली जो सेंट्रल का एडमिनिस्ट्रेशन था वो इसको सपोर्ट किया करता था। इसके अलावा एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे। आमतौर पर ये जो लैंड ग्रांट्स थे ये ब्राह्मण्स को दिया जाते थे और टेम्पल्स को दिया जाता था, ठीक है। इन दोनों को जब लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे तो इनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि एग्रीकल्चर करके एग्रीकल्चर लैंड को बढ़ाएंगे। देखिए जब एग्रीकल्चर लैंड जब भी कहीं बढ़ता है तो इससे डायरेक्ट जो बेनिफिट होता है वो किंग को होता है, ठीक है, एम्पायर को होता है। एम्पायर के अंदर जो है वो टैक्स बढ़ता है, ठीक है ना। अब देखिए जो चोला किंगडम था ना, इसके अंदर नाडूस थे, मैंने आपको बताया नाडू मतलब ग्रुप ऑफ विलेजेस। देखिए इसके अंदर एक डिस्ट्रिक्ट टाइप बॉडी भी थी, ठीक है। बहुत सारे नाडूस को मिलकर एक और बेसिकली एक यूनिट बनती थी जिसको यहाँ पर बताया गया है वलांडूस। बेसिकली वलांडूस कुछ नहीं है, ग्रुप ऑफ नाडूस को यहाँ पर वलांडूस बताया गया, ठीक है। अब देखिए जो चोला स्टेट था ना इसको 4 प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था। जब यहाँ पर प्रोविंसेस को क्या बताया गया है, यहाँ पर प्रोविंसेस को मंडलम बताया गया है, ठीक है। अब देखिए जो स्टेट थे, बेसिकली जो प्रोविंसेस थे, इन प्रोविंसेस के जो गवर्नर्स होते थे आमतौर पर रॉयल फैमिली के ही लोग होते थे। बेसिकली जो राजा के बेटे होते थे या राजा के जो सगे संबंधी होते थे, यही राजा के द्वारा इन प्रोविंसेस के गवर्नर्स को यहाँ पर नियुक्त किया जाता था। और इन गवर्नर्स की जो सैलरी होती थी वो रेवेन्यू से आती, बेसिकली जो रेवेन्यू अपने प्रोविंस से कलेक्ट करते थे उस कलेक्शन से जो भी पैसा इनको मिलता था उसका कुछ हिस्सा बेसिकली इनको एज अ सैलरी दे दिया जाता था, ठीक है। इसके अलावा जो ये चोला रूलर्स थे इन्होंने बहुत अच्छा जो है रॉयल रोड्स, बेसिकली जो रोड का एक बहुत अच्छा नेटवर्क भी क्रिएट किया। जो रोड का नेटवर्क था ये इनके लिए बेनिफिशियल था ट्रेड में। देखिए कहीं पर भी जब इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है तो वहां पर ट्रेड जो है उसका इंक्रीज होगा। बेसिकली जब ट्रेड इंक्रीज होगा, बेसिकली जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं तो ट्रेड का इंक्रीज तो होता ही होता है। लेकिन इसका एक और एडवांटेज ये था कि जब इन्होंने अच्छी रोड्स का डेवलपमेंट किया, बेसिकली रॉयल रोड्स इन्होंने जब बनवाई तो इसका बेनिफिट ये होता था कि बेसिकली जो इनका आर्मीज थी, इनकी जो आर्मीज थी वो इजिली एक जगह से दूसरी जगह अब इजिली मूव कर सकती थी, ठीक है। इसके अलावा जो ट्रेड था वो बहुत ज्यादा फ्लोरिश कर रहा था चोला अंपायर के द्वारा। मैंने आपको पहले ही बताया था इनका जो ट्रेड था वो चाइना के साथ भी था, इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया के साथ भी ये ट्रेड करते थे। और साउथ ईस्ट एशिया और इसके अलावा जो बे ऑफ बंगाल था और इसके आसपास वाला जो सी रीजन है, बेसिकली यहाँ पर ये लोग जो क्या कर रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे, ठीक है ना। इस चोला अंपायर के अंदर बहुत कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो गिल्ड्स भी थे। गिल्ड्स क्या होते थे, ग्रुप ऑफ बेसिकली गिल्ड्स वो होते थे, बेसिकली जो ट्रेडर्स होते थे इनका एक ऑर्गेनाइजेशन होता था। और जो क्या किया करते थे, बेसिकली ये जो गिल्ड्स के मेंबर्स होते थे, ठीक है, ट्रेडर्स का जो ग्रुप होता था बेसिकली ये ट्रेड को कंट्रोल किया करते थे, ठीक है। और डिफरेंट टाइप के लोग काम किया करते थे, ठीक है। चोला अंपायर के अंदर जो गिल्ड्स थे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो भूमिका है अपनी प्ले करते थे, इनका रोल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ये गिल्ड्स के अंदर बहुत सारे काम किया करते थे और बहुत अच्छे जो गिल्ड्स थे वो चोला अंपायर के रूल के अंदर थे, ठीक है। और ये जो गिल्ड्स थी अपना ट्रेड किया करते थे जावा और सुमात्रा के अंदर, ठीक है। बेसिकली इनका जो ट्रेड था वो जावा और सुमात्रा के अंदर था, ठीक है ना। तो चोलास थे इन्होंने बहुत ज्यादा इन्होंने अटेंशन दिया इरिगेशन को, बेसिकली इन्होंने इरिगेशन पर बहुत ज्यादा काम किया, ठीक है ना। कावेरी और जो दूसरी रिवर्स थी बेसिकली इन्होंने इसको इरिगेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल किया। बेसिकली जो कावेरी रिवर है, देखिए यहां से कुछ होकर बहती है कावेरी रिवर आपकी, ठीक है। जो कावेरी रिवर है, इस कावेरी रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज थी बेसिकली इनके इनमें छोटे छोटे कैनाल बनाकर बेसिकली क्या क्या करता था, इरिगेशन को सपोर्ट दिया करता था, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था किस तरीके से इन्होंने ट्राइबल लोगों को नाडू के अंदर ये लेकर आए। तो बेसिकली इन्होंने रिवर्स की मदद ली, इसके अलावा दूसरी पॉन्ड्स बनवाए, वेल्स बनवाए ताकि क्या हो सके, इरिगेशन को प्रमोट किया जा सके। और इसमें मेन रोल जो प्ले किया है वो है कावेरी रिवर है। कावेरी रिवर में इन्होंने छोटी छोटी जो है जगारी नदी की जो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं या डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं वहां से पानी को ले जाया करते थे और बेसिकली उसको इरिगेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है। इसके अलावा देखिए मैनी टैंक्स डेवलप्ड बाय दी चोला रूलर्स, ठीक है। बहुत सारे जो टैंक्स थे ये चोला रूलर्स के द्वारा बनाए गए, बेसिकली डैम्स जो है चोला रूलर के द्वारा बनाए गए, ठीक है ना। इसके अलावा ये चोला रूलर्स थे ना ये एक बहुत इलेबोरेट सर्वे भी करवाया करते थे लैंड का। देखिए इलेबोरेट सर्वे क्यों करवाया करते थे लैंड का, बेसिकली देखिए जब आप सर्वे करवाते हैं लैंड का तब आपको पता लगता है कि पूरे राज्य के अंदर कितनी एग्रीकल्चरल लैंड मौजूद है। बेसिकली आपको टैक्स लेने में, रेवेन्यू कलेक्शन में आपको इससे मदद मिलती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बताया गया है कि जब इन्होंने सर्वे किया उसके बाद ये बताया गया है यहाँ पर कि ये लोग जो टैक्स है 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस ये लोग
टैक्स लिया करते थे। जैसे चोला अंपायर के अंदर टैक्स जो था वो बहुत ज्यादा है यहाँ पर, अगर आप कंपेयर करें दूसरे अंपायर्स की तुलना में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो टैक्स है वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पर लगने वाला जो टैक्स है वो कहीं ना कहीं ज्यादा है, और 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस यहाँ पर टैक्स बताया गया है। ठीक है, देखिए ये चोला एडमिनिस्ट्रेशन था ना, ये सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड से ही टैक्स नहीं लिया करती, इसके अलावा और भी चीजों से लोग टैक्स को कलेक्ट किया करते थे। अब देखिए किन किन चीजों से लोग टैक्स लिया करते थे। देखिए ये टैक्स लिया करते थे ट्रेड के ऊपर, ट्रेड जो होता था उसके ऊपर भी ये लोग टैक्स लिया करते थे। इसके अलावा ये टैक्स लेते थे प्रोफेशन के ऊपर, जैसे सपोज कीजिए कोई नाई का काम कर रहा है, कोई क्राफ्ट का काम कर रहा है, उसके ऊपर भी, जैसे प्रोफेशन के ऊपर भी ये लोग टैक्स लिया करते थे। इसके अलावा ये प्लंडरिंग भी किया करते थे अपने नेबरिंग टेरिटरीज में, तो वहां से भी ये लोग रेवेन्यू को कलेक्ट किया करते थे। अब देखिए जो चोला रूलर्स है ना, इनके वेल्दी होने का ये बहुत बड़ा कारण था कि बहुत अच्छी अमाउंट में इनके पास टैक्स जो था वो कलेक्ट होता था। अब देखिए इनके पास टैक्स कलेक्ट होता था जिसकी वजह से इनके रूल के अंदर, इनके अंपायर के अंदर प्रॉस्पेरिटी थी। इसी वजह से ये क्या कर पाए, बहुत सारे टाउन्स को अपने अपने अंपायर के अंदर डेवलप कर पाए। इसके अलावा मैग्निफिसेंट मोमेंट्स बना पाए, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स बना पाए, और इसके अलावा इंक्लूडिंग टेम्पल्स, इन्होंने बहुत खूबसूरत खूबसूरत टेम्पल्स भी बनाए, हमने पहले भी देखा था। ठीक है ना, ये सिर्फ इसी वजह से पॉसिबल हो पा रहा था बिकॉज ये बहुत अच्छी मात्रा में रेवेन्यू को बेसिकली जनरेट कर पा रहे थे और उसको अच्छे से यूटिलाइज भी कर पा रहे थे। ठीक है, देखिए राष्ट्रकूटा अंपायर के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। देखिए राष्ट्रकूटा अंपायर के अंदर भी एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती थी कुछ कुछ इलाकों में, लेकिन उसके बारे में हमें ज्यादा पता नहीं है। लेकिन हमें चोला अंपायर के अंदर जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसके बारे में काफी ज्यादा पता है। इसका कारण ये है कि हमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं इसके बारे में। इस इंस्क्रिप्शन की वजह से हमें काफी ज्यादा पता लगता है चोला लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है, अब देखिए जो चोला सेल्फ गवर्नमेंट थी इसके अंदर दो असेंबलीज हुआ करती थी, एक को उर कहा गया है यहाँ पर, एक को कहा गया है सभा, ये महासभा। ठीक है, देखिए जो उर होती थी ये जनरल असेंबली ऑफ द विलेज होती थी। ठीक है, नाउ उर के बारे में लोगों को ज्यादा तो नहीं पता है, लेकिन ये जो महासभा होती थी इसके बारे में काफी कुछ पता है। अब ये जो महासभा है, ये महासभा क्या होती थी, अडल्ट मैन जो होते थे, ये बेसिकली ब्राह्मण विलेजेस जो होते थे, यहाँ पर जो अडल्ट मैन होते थे, इनकी सभा को बेसिकली क्या कहा गया है यहाँ पर, अग्रहारणी, अग्रहारम भी यहाँ पर इन्हें कहा गया है। ठीक है, अभी जो विलेजेस थे ना, ये जो ब्राह्मणिकल सेटलमेंट्स थे, बेसिकली जो ब्राह्मण विलेजेस थे, ठीक है, ये उस लैंड पर रहा करते थे जो बेसिकली ये उस लैंड पर एग्रीकल्चर किया करते थे, जो लैंड फ्री थी और इनके पास अपनी एक ऑटोनॉमी हुआ करती थी। बेसिकली ये जिस लैंड पर रूल कर रहे थे उस लैंड पर ना तो टैक्स था, ना इनको कोई चीज पे करनी होती थी किसी को भी। बेसिकली इनको जो लैंड मिली थी ये ग्रांट के तौर पर मिली थी। ठीक है, नाउ अब इनको ग्रांट के तौर पर ये लैंड मिली थी तो इनको रेवेन्यू भी नहीं देना होता था, तो ये काफी ज्यादा इंजॉय करते थे इस ऑटोनॉमी को। ठीक है, देखिए अभी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है चोला अंपायर के अंदर, इस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को चलाने के लिए कुछ कमिटीज जो है वो फॉर्म की जाती थी। अभी जो कमिटीज होती थी, इन कमिटीज के अंदर जो मेंबर्स होते थे वो रिच और पढ़े लिखे लोग होते थे। अब आप ये सोचिए कि ये चुने कैसे जाते थे, बेसिकली एक तरीके का डेमोक्रेटिक प्रोसेस था। बेसिकली प्रॉपर डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं था, लेकिन एक तरीके का डेमोक्रेटिक प्रोसेस था। अब देखिए जो लोग थे ना, या तो वह लॉटरी सिस्टम के थ्रू आते थे या रोटेशन के थ्रू आते थे। ठीक है, हर 3 साल के अंदर जो मेंबर्स होते थे कमिटी के, ये रिटायर होते थे और नए मेंबर्स का चयन होता था और वो लोग यहाँ पर आकर पहुंचते थे और इन कमिटीज के अंदर काम किया करते थे। ठीक है, अब ये जो कमिटीज हैं ये किस किन फील्डों में काम किया करते थे। देखिए ये जो कमिटीज थी ये कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू के फील्ड में काम किया करती, मतलब कलेक्शन, जो लैंड रेवेन्यू का जो कलेक्शन है उसको कलेक्ट करने में बेसिकली जो कमिटीज होती थी वो मदद किया करती थी। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में जो कमिटीज होती थी मदद किया करती थी, उसके फील्ड में काम किया करती थी। इसके अलावा जस्टिस के फील्ड में भी ये कमिटीज जो है वो काम किया करती थी। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी है यहाँ पर जो बताई गई है वो है टैंक कमिटी। जो टैंक कमिटी है इसका काम ये था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर टू द फील्ड्स को देखा। देखिए सपोज कीजिए चोला अंपायर के अंदर टैंक्स बनाए गए थे, इन टैंक्स के द्वारा पानी छोड़ा जाता था खेतों में। अब इस जो पानी की मात्रा होती थी इसको बहुत केयरफुली जो है खेतों तक छोड़ना होता था। इसके लिए जो टैंक्स होते थे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता था और टैंक्स के ऊपर जो बनने वाली कमिटीज हैं इनका जो रोल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता था। क्यों, देखिए जो सारा एग्रीकल्चरल टैक्स है बेसिकली वो कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर लैंड से ही आएगा। तो एग्रीकल्चर को सपोर्ट तभी मिल पाएगा जब इरिगेशन की जो फैसिलिटीज हैं वो अच्छी होंगी। अगर इरिगेशन की फैसिलिटीज अगर अच्छी हैं, इरिगेशन की फैसिलिटीज अच्छी कब होंगी, जब वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो टैंक के अंदर अच्छी होगी। इसलिए जो टैंक कमिटी है इसका रोल जो है वो काफी ज्यादा उभर कर आता है और इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब देखिए
ये जो महासभा थी ना, ये नए नए लैंड्स को भी डिस्ट्रीब्यूट किया करती थी। सपोज कीजिए एक एरिया है, देखिए सपोज कीजिए ये एक एरिया है, इस एरिया के अंदर बेसिकली कोई भी काम अभी नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो महासभा है, ये महासभा जो है किसी को ये लैंड दे सकती थी ताकि वो यहाँ पर काम कर सके। सपोज कीजिए आपने ये लैंड किसी को दे दिया है एग्रीकल्चर करने के लिए, तो ये जो एग्रीकल्चर करने के लिए आपने किसी को लैंड दिया है, इसके ऊपर जो महासभा है, इसके एग्जीक्यूटिव राइट्स बेसिकली यहाँ ये जो लैंड है, ये पूरी तरीके से महासभा के अंदर होगी, ठीक है। नाउ अब देखिए, ये जो विलेज कमिटीज होती थी, ठीक है, जो विलेज कमिटीज होती थी और जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती थी, ये लोन भी रेज किया करती थी विलेज के डेवलपमेंट के लिए, और टैक्स भी लेवी किया करती थी विलेज के ऊपर, ठीक है। सपोज कीजिए इनको किसी पर्पस के लिए टैक्स को कलेक्ट करना है, किसी पर्पस के लिए इनको टैक्स की जरूरत है, तो ये गांव के लोगों पर टैक्स भी लगाया करते थे। और कई बार अगर गांव के अंदर कोई डेवलपमेंट एक्टिविटीज करनी है, तो ये कई बार गांव के लिए, गांव के डेवलपमेंट के पर्पस के लिए लोन्स भी उठाया करते थे। सपोज किसी गिल्ड से उठा लिया या सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन ले लिया या किसी जगह से बेसिकली लोन ले लिया, ठीक है। नाउ अभी जो चोला सेल्फ गवर्नमेंट है ना, ये बहुत सारी जो पावर्स है उनको एंजॉय किया करती है, बेसिकली बहुत अच्छा तरीका था विलेज के डेवलपमेंट के लिए जो ये चोला गवर्नमेंट के अंदर है, ठीक है। नाउ इस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर चोला चोला एम्पायर के अंदर काफी ज्यादा डेवलपमेंट होते हैं, इसलिए इसको काफी अच्छा एक सिस्टम यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए, कहीं ना कहीं ये सिर्फ ब्राह्मणिकल विलेजेस में ही नहीं था, इसके अलावा दूसरे जो विलेजेस होते थे, बेसिकली जो नॉर्मल क्षत्रियास होते थे या दूसरी जो कम्युनिटीज होती थी, उनके अंदर भी जो विलेजेस होते थे, जिन विलेजेस में लोकल दूसरी कम्युनिटीज रहती थी, उनके अंदर भी ये सिस्टम कहीं ना कहीं मौजूद था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा है इसी के सिमिलर कुछ सिस्टम आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा है कि जो रीजन है वो प्रॉस्पर कर रहा है, और जो अंपायर है कहीं ना कहीं उसके अंदर जो टैक्स रेवेन्यूज है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़कर आ रहा है, कहीं ना कहीं जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो इंक्रीज होता हुआ धीरे धीरे आपको दिख रहा है, ठीक है। नाउ जैसे जैसे फ्यूडलिज्म बढ़ेगा आने वाले समय में, जैसे जैसे फ्यूडलिज्म बढ़ेगा, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस है वो कहीं ना कहीं आपको खत्म होती भी नजर आएगी। आगे आपको बताऊंगा मैं किस तरीके से, जैसे तरीके से फ्यूडलिज्म हिंदुस्तान में बढ़ता है, उसके आने के साथ साथ जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, इनका जो रोल है वो कहीं ना कहीं, इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो कहीं ना कहीं खत्म होती भी आपको नजर आती है। देखिए ये था चोला गवर्नमेंट में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस। आई होप ये आपको पसंद आया होगा, अगर आपको ये पसंद आया प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।